Okay, so hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorials Warrior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So students, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनकी जो हिंदी व्याकरण में समास का टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं. ऑलराइट. और अगर माइंड में क्वेश्चन चले कि सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं और सडनली हिंदी पे स्किप कर दिया है, तो स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू टेल यू ओनली वन थिंग दैट मैं 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स छोड़ के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. क्लियर. और बहुत जल्दी हम लोग अब एसएसटी, साइंस, संस्कृत, हिंदी इनके ऊपर भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं. आल्दो हिंदी की मैं केवल व्याकरण कवर करूंगा और एसएसटी साइंस के फुल चैप्टर कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है समास, उसके बारे में बात करते हैं. क्लियर. तो सिनोप्सिस बना के हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. यानी कि सिनोप्सिस का मतलब होता है, चाहे आप इंट्रोडक्शन समझ लो या एक रूपरेखा समझ लो, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि हर टॉपिक को 0 लेवल से स्टार्ट करें. यानी कि बच्चे के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आए उससे पहले हम उसका जवाब दे दें. तो समास को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. क्लियर. तो सिनोप्सिस यानी कि रूपरेखा. तो पहले बात करेंगे हम लोग कि समास क्या है. ऑलराइट. और स्टूडेंट्स, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि राइटिंग पे फोकस मत करना, केवल बातें सुनना, चीजें समझ में आ जाएंगी. तो समास क्या है पहले उसके बारे में बात करेंगे. फिर बात करेंगे समस्त पद या फिर सामासिक पद क्या है. उसके बाद में समास विग्रह क्या है इसके बारे में बात करेंगे. देन समास के भेद क्या है उसके बारे में. और पदों के आधार पर समास का वर्गीकरण. क्लियर. तो पहले वन बाय वन इन चीजों को समझते हैं. उसके बाद हम लोग जो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, ये चीजें आती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पहले हम बात करते हैं समास है क्या. तो स्टूडेंट्स, जो समास है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है. क्लियर. वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स वो है सम प्लस आस. क्लियर. सम और आस से मिलकर बना है हमारा समास. क्लियर है. अब इस सम का मतलब यहां पे क्या है? संक्षिप्त. संक्षिप्त यानी कि छोटा करना. क्लियर. और इस आस का मतलब क्या है? चाहे शब्द कह लो या कथन कह लो या फिर स्टेटमेंट कह लो. क्लियर. चाहे शब्द कह लो, चाहे कथन कह लो या स्टेटमेंट कह लो. और समास का मतलब क्या है? शब्दों या कथन को संक्षिप्त करना. क्लियर. शब्द या कथन को संक्षिप्त करना यानी कि उसको छोटा करना. ये है इसका मतलब. अब बात करते हैं समास की परिभाषा की. क्लियर. जैसे कि संधि में क्या होता है परिभाषा, उसकी 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं. समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनने वाला नया सार्थक शब्द जो होता है उसे बोलते हैं समास. क्लियर. फिर सुनो एक बार. 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनने वाला तीसरा जो नया सार्थक शब्द है उसे बोलते हैं समास. ना क्वेश्चन विल रेज कि सर सार्थक शब्द क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, सार्थक का मतलब आप ये समझ लो कि मीनिंगफुल, जिसका मतलब निकल रहा है. क्लियर. उसको बोलते हैं सार्थक शब्द. आई होप कि समझ में आया होगा कि समास क्या है और समास की परिभाषा क्या है. 2 शब्दों से मिलकर बना है सम और आस इज इक्वल टू समास. और सम का मतलब होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है शब्द या कथन, और इससे मिलकर बना है हमारा समास. और परिभाषा आपको बता दी गई है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ नया जो तीसरा सार्थक शब्द होता है उसे बोलते हैं समास. नाउ विल टॉक अबाउट समस्त पद या सामासिक पद. यानी कि समस्त पद क्या होता है या सामासिक पद. तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं. गगनचुंबी. ठीक है. या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रतिदिन. अब इसमें क्या है, हम बात कर रहे हैं समस्त पद क्या या फिर सामासिक पद क्या. तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ लो, जो मेन वर्ड होता है ना उसे बोलते हैं समस्त पद. क्लियर. ये माइंड में जल्दी क्लिक करेगा. क्लियर. कोई अगर आपसे पूछता है कि समस्त पद क्या है या फिर सामासिक पद क्या है, तो ये याद रखना कि जिसका हम समास विग्रह करने वाले हैं, यानी कि इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गगन को चूमने वाला.
गगनचुंबी। और प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन जब इसका विग्रह कर रहे हैं, तो जिसका हम विग्रह कर रहे हैं, तो ये वाला जो वर्ड है ये है स्टूडेंट समस्त पद या सामासिक पद। और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लो, निमोनिज्म बना लो कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा समस्त पद, यानी कि मेन वर्ड ही हमारा समस्त पद कहलाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं समास विग्रह, कि समास विग्रह क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, समस्त पद को अलग अलग पदों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं समास विग्रह। क्लियर? समस्त पद यानी कि जो मेन वर्ड है उसको अलग अलग पदों में विभाजित करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं समास विग्रह। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें कि समास के भेद कितने होते हैं। तो स्टूडेंट, समास के 6 भेद होते हैं। बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो पहले थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। तो समास के स्टूडेंट्स 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला आता है अवयवी भाव समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। चौथा है हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। लास्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। एक और समास आता है स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, 10th 12th में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप समझ लो, जो कि तत्पुरुष समास की कैटेगरी में आता है, जिसको बोला जाता है नए समास। इस तरीके से लिखा जाता है नए समास। क्लियर? तो ये हो गए समास के भेद। कोई आपसे पूछता है कि समास के कितने भेद होंगे, देन योर आंसर विल बी कि समास के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों के हमारे पास में नाम है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ऑलराइट, अब बात करते हैं पदों के आधार पर समास का वर्गीकरण। तो पहले समझ लो कि पद क्या होते हैं। ऑलराइट, तो इसको रफ कर देते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, पद होते हैं 2। एक होता है स्टूडेंट्स पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। क्लियर? प्रतिदिन, एक एग्जांपल लिया हमने, प्रति प्लस दिन। इसमें ये हो गया हमारा पूर्व पद और ये हो गया हमारा उत्तर पद। क्लियर है? तो पद यानी कि आपको समझ में आया कि पदों के आधार पर हम लोग जब समास का क्लासिफिकेशन करेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद 2 पद होते हैं। कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान का मतलब किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, और किस समास में उत्तर पद ज्यादा प्रधान होता है। ऑलराइट, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पूर्व पद स्टूडेंट्स हमारा अवयवी भाव समास में प्रधान होता है। अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है हमारा तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में। क्लियर? और द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जो कि दोनों पदों में प्रधान होता है। ठीक है? द्वंद्व समास जो है ये दोनों पदों में प्रधान रहता है, और ये दोनों पद किसमें प्रधान नहीं होते हैं, तो बहुब्रीहि समास ऐसा है जिसमें ये दोनों पद हमारे प्रधान नहीं होते हैं। क्लियर? यानी कि दोनों, उसमें बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर रचना करेंगे, यानी किसी तीसरे के बारे में बताएंगे। क्लियर? जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात वो है भगवान महादेव, तो वो किसी तीसरे यानी कि महादेव के बारे में बता रहे हैं। तो पूर्व पद किसमें प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में। उत्तर पद तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में प्रधान होता है। और द्वंद्व समास के बारे में बात करें तो इसमें दोनों समास यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आई होप कि यही चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये आपको पहले इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ये अब हम जब इनकी भेदों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो ये सारी चीजें वहां पे आती। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम समास के भेद के बारे में बात करने वाले, यानी कि जो 6 समास हैं उनके बारे में। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं समास के भेदों के बारे में, यानी कि जो 6 समास के भेद हमने बताए थे 1 बाय 1 उसको पढ़ते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ये क्या होता है? तो स्टूडेंट्स एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड।
10th और 12th में कि मोस्टली 90% क्वेश्चन ये आता है कि एक आपको समस्त पद दिया रहेगा, उसमें आपको पहचानना है कि दिए गए शब्द में कौन सा समास है, या फिर ज्यादा रेयर पूछ लेगा तो वो ये पूछेगा कि इस समास का विग्रह करके इसका आपको नाम बताना है। क्लियर? तो दोनों केसेस हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले समझ लो कि अव्ययीभाव समास क्या आता है। तो स्टूडेंट, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान और अव्यय होता है, उसे बोलते हैं अव्ययीभाव समास। क्लियर? मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, आप लोग पॉज करके देख लेना, सुन लेना और लिख लेना उसको। क्लियर? तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, उसे बोलते हैं अव्ययीभाव समास। और इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स? तो इसकी पहचान ये है कि इसमें जो पूर्व पद होता है वो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत या फिर हर होता है। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर होता है। तो यहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पूर्व पद में ये वाले अक्षर हमारे शब्द रहेंगे। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमने लिया प्रतिदिन, हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रतिदिन का समास विग्रह करके उसका नाम बताइए। तो पहले तो हम इसको यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद में डिवाइड कर लेंगे। तो प्रति प्लस दिन, ये स्टूडेंट्स बच्चे ये समझते हैं कि ये इसका विग्रह हो गया। ये विग्रह नहीं है, ये हो गया स्टूडेंट्स पूर्व पद और ये हो गया इसका उत्तर पद। क्लियर? अब प्रतिदिन इसका विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन। क्लियर? अब ये जो पूर्व पद है प्रति वाला, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है उसके हिसाब से क्या है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, ये वाले वर्ड रहेंगे किसमें? पूर्व पद में। तो ऑब्वियसली यहां पे प्रति आ गया हमारा। क्लियर? तो ये कौन सा भाव हो गया हमारा, यानी कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। आई होप ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो, मोस्टली तो क्वेश्चन ये आता है कि दिए गए शब्द में समास बताना है। तो अव्ययी भाव समास अगर होगा तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये वाले वर्ड रहेंगे। कहां पर? पूर्व पद में। पूर्व पद में आपको बता चुका हूं अभी क्या होता है। तो ये रहा हमारा पूर्व पद। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रतिदिन के बाद में हो गया हमारा दूसरा आजन्म। इसमें कौन सा समास है? तो देखो, आ प्लस जन्म, तो ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, आ गया हमारा अनु, आ। तो यहां कौन सा हो गया हमारा? अव्ययी भाव समास। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरे समास की बात करते हैं। एक बात और बता दो स्टूडेंट्स की जितने भी एग्जांपल इससे रिलेटेड आएंगे, एक एग्जांपल और आता है इसमें हाथों हाथ वगैरह, तो वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? तो 10th-12th में आपका इनसे काम इजीली हो जाएगा। क्लियर? मेरी गारंटी उस चीज की। तो आप ये याद रखना कि अव्ययीभाव समास क्या होता है और उसको कैसे पहचाना है, तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना। अब थोड़ा सा रफ करते हैं इसको और उसके बाद हम तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं। दूसरा समास है स्टूडेंट्स हमारा तत्पुरुष समास। तो स्टूडेंट्स ये समास अव्ययी भाव समास का जस्ट अपोजिट है। क्लियर? ये समास अव्ययी भाव समास का जस्ट उल्टा है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और मेजर डिफरेंस क्या है कि तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह क्या होता है? नाउ क्वेश्चन विल रेज। तो स्टूडेंट्स जो हमारे कारक होते हैं जिनको इंग्लिश में केसेस बोला जाता है और हिंदी में कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, ये वाली जो बातें हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं जो कारक पढ़ते समय आएंगे उनको बोला जाता है कारक चिन्ह। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह इसमें लोप हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। कैसे? अब उसको देखो। एक एग्जांपल लिया हमने, गगनचुंबी या फिर चिड़ी मार या फिर जेब कतरा, कुछ भी, हम बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा समस्त पद। क्लियर? ये हो गया समस्त पद, यानी कि जो कारक चिन्ह होगा वो समस्त पद में नहीं रहेगा, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा। कैसे? अब इसका विग्रह करते हैं गगनचुंबी का, तो क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला। क्लियर? तो कर्ता ने, कर्म को, तो ये को आ गया। ऐसे ही चिड़ी मार, तो क्या होगा? चिड़िया को
मारने वाला, तो को आ गया। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। क्लियर? तो ये वाले वर्ड्स जो कारक चिन्ह होते हैं, विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर तो रहेंगे, लेकिन जब उसका समस्त पद है जो, यानी जो मेन वर्ड है, उसमें नहीं रहते। तो आई होप कि ये तत्पुरुष समास आपके समझ में आया होगा कि कैसे इनका विग्रह करना है। एक्चुअली समास का विग्रह करना ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर आपको शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 10-12 लेवल पर। क्लियर? और मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट समास भी आपको बताऊंगा जो मोस्टली पिछले 10 से 12 सालों में एग्जाम्स में आए हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट समास के बारे में। इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा कर्मधारय समास। इस समास की परिभाषा क्या है स्टूडेंट्स? तो कर्मधारय समास में भी उत्तर पद हमारा प्रधान रहता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। आप इतनी डेफिनेशन याद रखें, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए तो ये समझना कि कर्मधारय समास क्या होता है। ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद और उत्तर पद रहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं, उनके बीच में उपमेय और उपमान या फिर विशेषण और विशेष्य का संबंध रहता है, उसे बोला जाता है हमारा कर्मधारय समास। कैसे, अभी उसके बारे में और बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया, चंद्रमुख। परीक्षा में क्वेश्चन आया कि इस समास में, इस दिए गए समस्त पद में कौन सा समास है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा चंद्र प्लस मुख, ये रहा हमारा पूर्व पद और ये रहा हमारा उत्तर पद, यानी कि ये वाला। अब इसमें करना क्या आपको, दोनों पदों में से किसी से भी क्वेश्चन कर लो, यानी कि कैसा क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूं कि दोनों पद में से किसी से भी क्वेश्चन कर लो और अगर सही उत्तर, सेंसेबल आंसर मिल जाए तो समझ लेना कि वो कर्मधारय समास है। अब क्वेश्चन क्या करना है वो देखो, आपको क्वेश्चन करना है कैसा है। ठीक है, अब इसमें मुख, मुख माने चेहरा, मुंह, तो मुख कैसा है, आंसर मिलेगा चंद्र, यानी कि चंद्रमा के समान। तो आंसर मिल गया, तो ये कौन सा आ गया हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चरण कमल। क्लियर? चरण कमल, तो चरण और कमल ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। इससे क्वेश्चन करो कि चरण कैसे हैं, तो कमल के समान। आंसर मिल गया, तो आंसर मिल गया तो यानी कि वो कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। ऐसी एक और एग्जांपल ले लो, कमल नयन। तो नयन कैसे हैं, आंख कैसी है, कमल के समान। तो जिसमें भी कैसा है प्रश्न करने पर पूर्व पद या उत्तर पद से क्वेश्चन मिल जाए तो वो हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि इसकी परिभाषा मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और उपमेय, उपमय और उपमान और विशेषण और विशेष की बारे में इनमें बातें होती हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स बहुत सिंपल समास है और ये मेरा बचपन से फेवरेट रहा है। क्लियर? क्योंकि सबसे सिंपल मुझे ये लगता है कि ये और एक द्वंद्व समास। तो स्टूडेंट्स, द्विगु समास क्या होता है, इसमें पूर्व पद तो प्रधान होता ही, यानी कि जो न्यूमेरिकल डिजिट वाली बात होती है। क्लियर? यानी कि इसमें एक एग्जांपल ले तो पंचमणि, यानी कि जो पूर्व पद इसके अंदर रहेगा वो हमेशा न्यूमेरिकल डिजिट वाले रहते हैं। जैसे पंच हो गया, ठीक है, और दोपहर हो गया, चौराहा हो गया। तो जो भी स्टूडेंट्स पूर्व पद होता है इसके अंदर, उससे हमें क्या पता चलता है, नंबर के बारे में पता चलता है। क्लियर? तो पंचमणि यानी कि 5 मणियों का समूह, दोपहर, दोपहरों का समूह। और दूसरी चीज, पूर्व पद में न्यूमेरिकल तो रहता है, साथ में इसके बारे में और क्या बात होती है, इससे हमें समूह या समाहार के बारे में पता चलता है। क्लियर? समूह यानी कि ग्रुप और समाहार यानी कि इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कोई चीज आपस में इकट्ठी हो रही है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो न्यूमेरिकल वाला रहता है और इससे हमें समूह या समाहार के बारे में पता चलता है। तो जिसमें भी देखना। और स्टूडेंट्स, आगे जब समास खत्म होंगे तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो कंफ्यूजिंग समास है, जैसे कि बहुब्री समास, इवन द्विगु समास और कर्मधारय समास, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये हो गया है। नेक्स्ट समास के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा द्वंद्व समास। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। अब ये भी फेवरेट है। ये क्यों फेवरेट है? क्योंकि इसमें पेयरिंग वाली बात हो जाती है। आप ये समझ लो, जैसे कि नदी डैश नाले, भाई और बहन, चाचा और चाची। पहली चीज तो ये कि स्टूडेंट्स में डैश आ जाता है। दूसरी चीज, जब इसका विग्रह करेंगे यानी कि समास विग्रह करेंगे तो और, या, अथवा जैसे वर्ड आ जाते हैं। किन की जगह पे? इस डैश की जगह पे। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नदी और नाले। भाई और बहन का तो भाई और बहन। क्लियर, ये जो डैश है इसकी जगह पे क्या आता है? और, या, अथवा। तो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और जब इसका विग्रह करते हैं तो और, या और अथवा जैसे वर्ड आते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। एंड लास्ट वन है स्टूडेंट्स बहुब्री समास। क्लियर, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यानी कि इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बोला जाता है बहुब्री समास। क्लियर, जैसे कि लंबोदर, यानी कि लंबा है पेट, अर्थात वो है कौन? भगवान गणेश जी। क्लियर, ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ, अर्थात वो है कौन? अर्थात भगवान महादेव। तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर रचना करते हैं, उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स बहुब्री समास। ऑलराइट, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि सभी समासों में श्रेष्ठ समास किसे माना जाता है? तो स्टूडेंट्स बहुब्री समास ऐसा है जिसे सभी समासों में श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल डिजिट से आपको स्टार्ट होते दिखेंगे, लेकिन उसमें अगर ऑप्शन में आया आपके, यानी कि एक एग्जांपल देके बताऊंगा लेकिन पहले समझ लो। कुछ वर्ड ऐसे हैं, यानी कि कुछ समस्त पद या कुछ उदाहरण ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, जो पूर्व पद रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल डिजिट वाला, लेकिन उसमें क्या होगा, मे भी शायद वो बहुब्री समास हो जाए। कैसे, मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन आपको इतना याद रखना है, अगर ऐसा वर्ड या ऐसा समस्त पद जिसमें कोई पूर्व पद नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि न्यूमेरिकल डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर, और ऑप्शन में द्विगु समास दिए नहीं गया हो, तब वो कौन सा समास होगा? तब स्टूडेंट्स होगा वो हमारा बहुब्री समास। क्लियर, कैसे, अब उसके बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, तो अब हम कंफ्यूजिंग समास के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि कंफ्यूजिंग का मतलब ये कि मे भी दिया गया शब्द हमारा, यानी कि जो समस्त पद है वो बहुब्री समास भी हो सकता है, द्विगु समास भी हो सकता है और कर्मधारय समास भी हो सकता है। कैसे, अब उनके बारे में देखो। एक 3 एग्जाम्पल लिए हमने। पहला लिया त्रिलोचन, तो त्रि माने कि 3, तो द्विगु समास में क्या होता है, पूर्वपद संख्यावाची होता है, न्यूमेरिकल वाला। तो यार ये तो द्विगु समास होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? ये द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन ये है कौन सा समास? ये है हमारा बहुब्री समास। क्यों है बहुब्री समास? क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो 3 है लोचन, लोचन माने आंखें, 3 है लोचन, अर्थात किसके? वो भगवान महादेव। क्लियर है? तो 3 आंख किसकी होती हैं? महादेव की। तो ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। बहुब्री समास में क्या होता है, ऐसा समास जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर रचना करते हैं। और तो इसमें आपको क्या करना है, ये समास कौन सा समास होगा? बहुब्री समास। देखो, अगर द्विगु समास भी ऑप्शन में दिया गया है और बहुब्री समास भी ऑप्शन में दिया गया, तो आपको बहुब्री पे टिक करना है, क्योंकि बहुब्री समास स्टूडेंट सभी समासों में श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है चतुर्भुज। ठीक है, 4 है भुजाएं, अर्थात जिसकी, वो कौन है? वो है भगवान विष्णु जी। तो चतुर्भुज में, चतुर मतलब 4, तो बेसिकली ये द्विगु समास होता, लेकिन है कौन सा? बहुब्री। और अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए हों तो आपको बहुब्री पे टिक करके आना है। क्लियर है? ऐसी नेक्स्ट नीलकंठ। तो कंठ कैसा है? कंठ है नीला। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद या उत्तर पद में से किससे भी क्वेश्चन करो कैसा है, अगर उत्तर मिल जाए तो समझ लेना वो कर्मधारय समास है। तो कंठ माने ये, तो कंठ कैसा है? नीला। तो उत्तर मिल गया, तो ये कर्मधारय समास होना चाहिए। लेकिन अब यहां देखो, नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात जिसका, वो है भगवान महादेव। तो ये तो बहुब्री समास भी हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर बहुब्री समास ऑप्शन में नहीं दिया गया है, देन योर आंसर विल बी कर्मधारय समास। क्लियर? अगर
नीलकंठ दिया गया है और अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास है, बहुब्री नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा? बहुब्री कर्मधारय समास होना चाहिए। और सपोज अगर कर्मधारय समास भी है, बहुब्री समास भी है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर बहुब्री समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बहुब्री समास सभी समासों में श्रेष्ठ समास होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किस प्रकार ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि द्विगु समास, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो दिखने में कैसे रहेंगे द्विगु समास जैसे, लेकिन होंगे कैसे? बहुब्री। कुछ ऐसे हैं जो कर्मधारय लेकिन होंगे कौन से? बहुब्री। तो यहां आप कंफ्यूज मत होना, वो ट्रिक लगाना मैंने आपको बता दी है कि सभी समासों में श्रेष्ठ समास कौन सा होता है स्टूडेंट्स? बहुब्री समास हमारा सभी समासों में श्रेष्ठ होता है। आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो समास हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स फिनिश हो गए। नेक्स्ट अब हम हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक लेके आएंगे और साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश के जो टॉपिक है हमारे वो भी कवर करते रहेंगे। ऑलराइट, तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे ओवर होता है। सो लास्ट में हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों।